नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो भारत में सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे सही हाथों में और सिर्फ सही काम के लिए पहुंचाने का वादा करती है। तो आज हम ई रूपी की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक और डिजिटल पेमेंट का तरीका नहीं है, बल्कि इसमें भारत में फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाने के तरीके में क्रांति लाने की पूरी क्षमता है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। चलिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि सरकार किसानों को खाद और बीज के लिए सब्सिडी देना चाहती है। अब ये कैसे पक्का किया जाए कि वो पैसा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों को खरीदने में इस्तेमाल हो, किसी और काम में नहीं। बस यहाँ से यूपीआई का रोल शुरू होता है। तो बस इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए 2 अगस्त 2021 को ई रूपी को पेश किया गया था, और ये सच में एक गेम चेंजर बनने की पूरी क्षमता रखता है। इसको ऐसे समझिए, ये असल में पैसा नहीं है, ये तो एक खास मकसद के लिए किसी खास व्यक्ति को दिया गया एक डिजिटल कूपन है। देखिए, ई रूपी की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, वो है इसकी सिंप्लिसिटी और सिक्योरिटी। इसके लिए न तो बैंक अकाउंट चाहिए, ना ही कोई स्मार्टफोन ऐप, और यही चीज इसे उन करोड़ों भारतीयों के लिए बहुत सुलभ बना देती है जिनके पास अभी तक पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग की सुविधा नहीं है। और इसका प्रोसेस तो इतना सिंपल है कि कोई भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। बस एक एसएमएस या क्यूआर कोड मिलता है और उसे दुकानदार को दिखाना होता है। मतलब कोई मुश्किल पासवर्ड नहीं, कोई ऐप डाउनलोड करने का झंझट ही नहीं। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं। अक्सर लोग ई रुपए को क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को जरा क्लियर करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि ये इंडिया के डिजिटल जर्नी में एक बहुत बड़ा कदम है, पर इसका काम किसी वर्चुअल करेंसी से एकदम अलग है। यहाँ फर्क एकदम साफ है। ई रूपी जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, मतलब इसे सरकार और बैंक्स कंट्रोल करते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होती है, जिसका कोई एक मालिक नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इस सिस्टम से फायदा आखिर होता किसको है? और जवाब है, लगभग सबको। अगर आम लोगों की बात करें, खासकर उन लोगों की जो डिजिटल दुनिया से अभी भी थोड़ा दूर है, तो उनके लिए ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन की दिशा में एक वाकई बड़ा कदम है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आम लोगों के लिए है, कंपनियां भी इसका जबरदस्त इस्तेमाल कर सकती हैं। सोचिए, एक कंपनी अपने कर्मचारियों को हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ई रूपी वाउचर दे सकती है, जिससे ये पक्का हो जाए कि पैसा सिर्फ अस्पताल या दवा की दुकान पर ही खर्च हो। और हाँ, दुकानदार और हॉस्पिटल जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स का क्या? उनके लिए तो इसका मतलब है पेमेंट की कोई चिंता ही नहीं। भुगतान सुरक्षित है, गारंटीड है और तुरंत मिल जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ई रूपी का फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या ये भारत में पेमेंट करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है? आइए देखते हैं। देखिए, जब ई रूपी की शुरुआत हुई थी ना, तो इसकी लिमिट थी 10,000 रुपए। छोटे मोटे लेन देन के लिए तो ये ठीक था, लेकिन इसकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए आरबीआई ने क्या किया, उन्होंने इस लिमिट को सीधे 10 गुना बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया। सोचिए, 1,00,000! ये एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट बदलाव था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब एक ही वाउचर को बार बार तब तक इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक कि उसका बैलेंस खत्म ना हो जाए। इससे ये और भी ज्यादा काम का बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये डिजिटल इंडिया के सपने को सच करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जो छोटे छोटे पेमेंट्स को भी डिजिटल बनाने पर जोर देता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि क्या ऐसे टारगेटेड वाउचर ही भुगतान का नया नॉर्मल बन जाएंगे? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है कि ये टेक्नोलॉजी भविष्य में हमारे फाइनेंशियल लेन देन को कैसे बदलती है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।